दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप नेक्स्ट यानी कि यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पार्ट 2 कम सुन 61 to 90। तो यानी कि आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे 61 से 90 के बीच जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में आपको सॉल्व करके बताएंगे कौन सा आंसर करेक्ट है और कौन सा जो है कि वहाँ पे आधार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में आपको हम यही बताएंगे 61 से लेके 60 तक जितने भी क्वेश्चन हैं। आज पार्ट 2 जो कि ख़त्म होने वाला है, उसके बाद जो आने वाला है वो पार्ट 3 आएगा। तो फिलहाल अभी जो है कि हम पार्ट 2 का जो 61 से 90 के बीच है उसका सलूशन इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसमें क्वेश्चन में है कि CLE दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 61 का, यानी कि 60 तक हम कंप्लीट कर दिए थे और यहाँ से जो है स्टार्ट करना है 61 से, जिसमें पहला क्वेश्चन है CELCE ऑपरेटर की मुख्य जिम्मेदारी क्या है। एक बार दोबारा से आपको जानकारी दे दें कि इसमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है CELCE ऑपरेटर की मुख्य जिम्मेदारी क्या है। तो हम आपको बता दें कि इनका जो करेक्ट आंसर होने वाला है 2 नंबर होने वाला है, जिसमें लिखा है केवल नामांकन या अध्ययन करने के लिए। ये जो है इनका करेक्ट आंसर है। तो आप लोग जब भी एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आप यहाँ पे इनका क्वेश्चन का आंसर 2 नंबर लगाना होगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि इसमें जो है दूसरा यानी कि 62 नंबर का क्वेश्चन है जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक विवरण को अद्यतन करने के लिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें हम बता दें दोस्तों 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए CECMP। ये जो इनका करेक्ट आंसर होने वाला है और यही है इनका करेक्ट आंसर 62 का CEMP। इसको जो है आप लगा सकते हैं जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो CECMP जो है वो यहाँ पे लगा देना होगा। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 63 में क्वेश्चन में यहाँ पे है CELC ऑपरेटर को निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए था। तो हम बता दें दोस्तों 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे CELC संचालक प्रमाण पत्र आपको प्राप्त करना था। तो इस प्रकार से आप अपना क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। उसके बाद चलते हैं 64 में यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिचयकर्ता के बारे में सही है। परिचयकर्ताओं को एक रजिस्टर्ड और यहाँ पे 2 में है से जोड़ा जाएगा। फिर परिचयकर्ताओं के पास आपराधिक रिकॉर्ड 8 नहीं होना चाहिए। परिचयकर्ता के प्रमुख होना चाहिए। परिचयकर्ता 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए और इंट्रोडक्शन केवल रजिस्टर्ड के अधिकार क्षेत्र में लोगों को पेश कर सकता है। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन है। तो हम आपको बता दें दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि 2, 4 और 5 इस प्रकार से इसमें ऑप्शन में है, जो कि यहाँ पे देखिए। तो आप इनका करेक्ट आंसर 64 का 4 हो जाएगा। अब चलते हैं 65 में। इसमें सत्यापनकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि POA दस्तावेज में नाम POI दस्तावेज में नाम के साथ मेल खाता है। इस प्रकार से इसमें है। तो ये 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर, यानी कि सच। अगर दोनों मिलता है उसके बाद ही बनेगा आधार। तो चलते हैं अब 66 में,
यानी कि 66 में इसमें लिखा हुआ देखभाल, यानी कि क्षेत्र में किसका नाम दिया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का 4 नंबर, यानी कि परिवार का मुखिया का जो नाम देना होना चाहिए। तो इसका 6 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अब चलते हैं 67 में। इसमें बच्चे का नामांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है। तो इसका जो है 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि माता पिता का आधार नंबर अनिवार्य होगा। उसके बाद चलते हैं 68 में। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन परिचयकर्ता से एक अस्वीकार्य कार्य है। तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर, जिसमें लिखा है निवासी को अपने पिता को प्रतिरूपित करने में मदद करना। तो इनका 4 नंबर होगा 68 का। अब चलते हैं 69 का, देखते हैं इनकी 69 का, जिसमें लिखा है परिचयकर्ताओं को निवासी के नामांकन का समर्थन करने के लिए आधार ग्राहक पर अपना बायोमेट्रिक प्रदान करना होगा। तो इसका हो जाएगा करेक्ट 69 का 1 नंबर, यानी कि ये बात सच है। अब चलते हैं 70 में। यहाँ पे है अन्य सेवा प्रदाताओं को डैश नामांकन प्रक्रिया या सूचना के अधिनियम से संबंधित किसी भी कार्य के निर्वहन के लिए समय समय पर प्राधिकरण द्वारा नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है। तो 70 का हम आपको बता दें दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि निवासी। 71 में प्राधिकरण डैश प्रदान करेगा जिसके उपयोग से रजिस्ट्रार एक नामांकित नामांकन एजेंसी को CIDR में भेज सकता है। तो दोस्तों हम बता दें, इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का 4 नंबर, यानी कि दाखिला एजेंसी कोड, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। चलते हैं 72 में, जिसमें यानी कि 72 में लिखा है इन विनियमों की अनुसूची भी में निर्दिष्ट सेवा प्रदाताओं के लिए डैश द्वारा हर समय एजेंसियों का पालन किया जाएगा। तो हम बता दें दोस्तों 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आचार संहिता, जिसमें लिखा है 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार संहिता। अब चलते हैं 73 में। लिखा है यदि परिचयकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार है तो उसे आधार नामांकन को सक्षम करने के उद्देश्य से परिचयकर्ता होने के लिए उसे डैश होना चाहिए। तो हम 73 का बता दें आपको, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि लिखित सहमति दें। ये देखिए उनका करेक्ट आंसर हो गया 673 का। अब 74 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है रजिस्टर्ड फील्ड स्तर से निष्पादन, निगरानी और ऑडिट के लिए जिम्मेदार होंगे। 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात सच है, यानी कि 1 नंबर। अब चलते हैं पंजीकरण। यहाँ पे 75 में यानी कि 75 में पंजीयक CIDR को अपलोड करने के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग करेंगे। तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर, यानी कि झूठ, ये बात गलत है, नहीं करेंगे हम। 76 में पंजीयकों को एजेंसियों को तीसरे पक्ष में भर्ती करके नामांकन कार्यों को उप अनुबंध करने की अनुमति है। तो 76 का हो जाएगा करेक्ट आंसर 2 नंबर, यानी कि झूठ। चलते हैं दोस्तों 77 में। लिखा है सेवादाताओं के हितों की रक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेंगे। तो इसमें हम बता दें दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे निवासी। चलते हैं 78 में, जिसमें लिखा है
प्राधिकरण के माध्यम से नामांकन एजेंसियों को सशक्त करेगा। तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर RF ही प्रक्रिया खोलेंगे। उसके बाद है 79 में पंजीयक तृतीय पक्ष के माध्यम से क्षेत्र स्तर की जनशक्ति को काम पर रखने की अनुमति दे सकते हैं। तो इसका होगा 79 का करेक्ट आंसर 1 नंबर यानी कि सच। 80 का प्राधिकरण एक एनरोलिंग एजेंसी कोड प्रदान करेगा जिसके उपयोग से रजिस्ट्रार्ड एक एनरोलिंग एजेंसी को डैश पर भेज सकता है। तो 80 का हम बता दें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे CIDR इस प्रकार से, और इसका करेक्ट आंसर यही होगा। चलते हैं 81 में जिसमें लिखा है नामांकन एजेंसियों CIDR को सूचना देने के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग कर सकती है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों झूठ, 2 नंबर। चलते हैं 22 में यानी कि 82 में 82 में। तो इसमें लिखा है सेवा प्रदाता अपनी गतिविधियों में निर्माता चेकर अवधारणा का पालन करेंगे ताकि वे सटीकता और अद्यतन डेटा को सुरक्षित कर सके। तो 82 का हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर 1 नंबर यानी कि सच। अब चलते हैं यहाँ पे 83 में रजिस्ट्रार्ड को डैश के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया जाएगा। देश भर के निवासियों के नामांकन और अद्यतन के लिए और उन संस्थानों को शामिल कर सकता है जो अपने कार्यक्रमों के कार्य व नियम के सामान्य पाठ्यक्रम में निवासियों के साथ बातचीत करते हैं। तो 83 का दोस्तों हम बता दें करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर यानी कि समझौता ज्ञापन या समझौते, इनका 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का। 84 में दोस्तों यहाँ पे डैश क्षेत्र स्तर के निष्पादन निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। तो 84 का हम बता दें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको रजिस्ट्रार्ड। इनका 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रजिस्ट्रार्ड। अब चलते हैं 85 में पंजीयक को सूचना अपलोड करने के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग नहीं करेंगे। तो 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर यानी कि CIDR, ये जो लिखा है बस यही करेक्ट आंसर होगा इनका। फिर है 86 का प्राधिकरण एक डैश प्रदान करेगा जिसके प्रयोग से रजिस्ट्रार्ड CIDR को एक नामांकन एजेंसी पर बोर्ड कर सकता है। तो 86 का दोस्तों बता दें करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर जिसमें लिखा है दाखिला एजेंसी कोड। चलते हैं 87 में जिसमें अधिनियम के तहत प्राधिकरण की स्थापना से पहले प्राधिकरण द्वारा नामांकन एजेंसियों को अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा डैश के रूप में सूचीबद्ध माना जाएगा। तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर जिसमें लिखा है एजेंसियों का नामांकन। यहाँ पे है दोस्तों हम बता दें कि इनका करेक्ट आंसर यही होगा। चलते हैं 88 में जिसमें प्राधिकरण एक डैश प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला एजेंसियों को सशक्त करेगा। तो 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर जिसमें लिखा है भावना के लिए खुला अनुरोध। उसके बाद 89 में अधिनियम के तहत कार्रवाई किए जाने
के पक्षपात के बिना किसी भी सेवा प्रदाता या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी विनियम, प्रक्रिया, मानक, दिशा निर्देश या आदेश का उल्लंघन करने पर ऐसे सेवा प्रदाताओं की गतिविधियों का डैश परिणाम हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है तत्काल निलंबन। उसके बाद चलते हैं 90 में। तो यहाँ पे अपराधीकरण डैश के नामांकन गतिविधियों की निगरानी करेगा। तो 90 का करेक्ट आंसर हम आपको बता दें दोस्तों, इसमें हो जाएगा 4 नंबर। इसमें लिखा है सभी दिए गए ऑप्शन में, और ये पे टिक लगा। उसके बाद चलते हैं 91 में, जिसमें लिखा है डैश निवासी नामांकन प्रक्रिया के से संबंधित किसी भी कार्य के निर्वहन या सूचना के अद्यतन के लिए समय समय पर प्राधिकरण द्वारा नियुक्ति या संलग्न किया जा सकता है। तो एक ही 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 नंबर, जिसमें लिखा है अन्य सेवा प्रदाता। 92 में रजिस्टर्ड प्राधिकरण को डैश के उद्देश्य से किसी भी पुस्तक, रिकॉर्ड, दस्तावेजों और कंप्यूटर डेटा की जानकारी करने के लिए उसके कब्जे वाले परिसर तक उचित पहुंच की अनुमति देगा। तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 92 का हो जाएगा लेखा परीक्षा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका। अब चलते हैं 93 में। इसमें रजिस्ट्रार अपनी वेबसाइट पर नामांकन और अद्यतन सेवाओं के बारे में पर्याप्त और उचित जानकारी प्रदर्शित करेंगे, जिसमें डैश के लिए उपलब्ध व्यक्तियों और सेवाओं के संपर्क विवरण शामिल हैं। तो 93 का हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है निवासी, जो कि यहाँ पे आराम से टिक मार सकते हैं। 94 में निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त के लिए योग्य संस्थाएं हैं। तो 94 का हम बता दें करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका 4 नंबर, जिसमें लिखा है सभी दिए गए, मतलब यहाँ से जितना भी दिए गए हैं सभी हैं। उसके बाद 95 में लिखा है पंजीकरण, पंजीयक एजेंसी को डैश में दाखिल देकर नामांकन कार्यों के उप अनुबंध की अनुमति नहीं देंगे। तो 95 का हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों, यहाँ पे तीसरे पक्ष जो कि यहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद दोस्तों अब हम आपको बता दें कि आज जो है पार्ट 2 का जितने भी क्वेश्चन थे वो हम सॉल्व करके आपको बता दिए। अब जो हम बताने वाले हैं वो है पार्ट 3, जिसमें कि आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे और उसमें इससे अच्छे कंटेंट लाएंगे। किसी भी तरह का परेशानी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो पार्ट 3 कौन सा सेशन है वो इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे दें इससे पहले। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पार्ट 3 में अध्याय 3 यानी कि ऑन बोर्डिंग नामांकन एजेंसी और नामांकन कर्मचारी, यानी कि जो नामांकन एजेंसी हैं उनके बारे में और नामांकन कर्मचारी यानी कि सुपरवाइजर, ऑपरेटर के बारे में, ये दोनों का जो है अध्याय 3 यानी कि पार्ट 3 में आपको जानकारी देंगे। और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर हमें पार्ट 3 का भी वीडियो चाहिए, तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे इसी प्रकार से। तो हम आपसे यही कहेंगे कि अगर अच्छा लगे हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो भी गलतियाँ उनको माफ़ करके
क्षमा कर दें। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। तो अब चलते हैं पार्ट 3 की ओर। आने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें कि आप सब कमेंट करेंगे, उसके बाद ही बनाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।